हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन तो पहला नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है दिया गया है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी के बारे में पूछ रहा है एवं ऊष्माशोषी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा हेडिंग बना के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसे हम लोग दहन भी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, इतना करने के बाद उसमें लिखना होगा जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको परिभाषा में लिखना होगा। काफ़ी छोटा परिभाषा है, आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण भी लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला था उदाहरण सहित लिखना है, तो उदाहरण हेडिंग करिए। उदाहरण में आपको लिखना होगा CaO प्लस H2O साइनाफेरो हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा भी निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है भाई उष्मा छुपी है तो उष्मा भी क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। परिभाषा में भी बोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होगा, उष्मा भी निकलना चाहिए, तो यहाँ पर उष्मा भी निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये लिखा है क्या, ये लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, यानी CaO को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर लिखा है क्या, H2O, यानी कि पानी जिसे हम लोग बोलते हैं जल। ठीक है, तो ये बन गया है। ठीक, तो आई होप आप सभी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में तो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्माशोषी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आपको कैसे लिखना है, इसमें परिभाषा लिखना है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या होती है, ऊर्जा जो है अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपको लिखना होगा क्या, N2 मतलब कि नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन लिखा है N2 प्लस, जब नाइट्रोजन का हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी NO, और प्लस में उष्मा के क्या हो रहा है, यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। अवशोषण के लिए यहाँ पर देखिए माइनस का सिंबल लगाया जाता है, यहाँ पर फिलहाल प्लस का लिख दिया गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर माइनस लिखिए क्योंकि अवशोषित हो रहा है ना, क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो माइनस में उष्मा लिख दीजिएगा इस तरीके से कुछ। ठीक, तो इस ऐसे आप लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया गया है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, किस पर देना है, संरक्षण पे या फिर विकृतंगंधित में। ठीक है, और ठीक है इस पर आपको क्या देना है, इसका वर्णन करना है और उदाहरण भी देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है कि यहाँ पर संरक्षण के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्या, हम विकृत गंधिका के बारे में। ठीक है, तो संरक्षण आपको हेडिंग करना होगा ऐसे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि जो एग्जामिनर हो आपको जो कॉपी चेक करें तो आपकी ये जो अंडरलाइन को देखिए काफ़ी बेहतर होना चाहिए, आपकी राइटिंग भी काफ़ी ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कि अच्छे सा लिखिएगा, कटपीट ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो मार्क्स हैं पूरा मिल जाए। ठीक है, तो परिभाषा में देखिए आपको कैसे लिखना है, जब कोई धातु अपने आस पास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते ही होना चाहिए, आती है, तब यह संक्षारित होती है। तब यह क्या होती है, संक्षारित होती है, और इस
प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। जब कोई धातु यानी कोई मेटल, धातु को हम लोग मेटल बोलते हैं, अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षण कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाकर आदि। ठीक है, ऐसा आप लोग देखेंगे, मतलब ऐसा आप क्या कहेंगे, उदाहरण के यहाँ पर बता रहा है, जब कोई धातु है तो ये चांदी क्या है? चांदी एक धातु है भाई। ठीक है, चांदी जो है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ा दीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा आपको उदाहरण में लिख देना होगा बेहतर तरीके से, ताकि आपको ये जो नंबर्स हैं वो पूरा मिल जाए आराम से। ठीक, तो हमने यहाँ पर संरक्षण के बारे में आपको पूरा बता दिया, कैसे लिखना है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब हम लोग चलेंगे कि हाँ, विकृत गंधिका के बारे में, गंधिता। ठीक है, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्या? विकृत गंधिका। ठीक है, ये इसका हेडिंग करना होगा, उसके बाद अब इसके बारे में लिखना है हमें। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा? जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में यहाँ पर देखिए चंद्रबिंदु होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन रहा, काफ़ी बेहतर तरीके से आसान भाषा मैंने लिखा है। ठीक, और इसका उदाहरण आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो उदाहरण हेडिंग करिएगा, लिखिएगा क्या? अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। जैसे अचार है, जैसे कि आम का बनता है, नींबू का बनता है, मुरब्बे का बनता है। ठीक है, तो उसको यदि आप खुली हवा में यानी खुले स्थान में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिका ही बोलते हैं। ठीक, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका समाप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ से, देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछ रहा है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। इसका आंसर कैसे लिखना होगा? जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या फिर सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन और प्लस में लिखा है क्या? O2 यानी कि ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ बन गया क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक, तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा, और नहीं लिखेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसे अच्छे से आप लोग पहले कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद याद करना चालू करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर चौथा ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछा है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ठीक है, तो आपको लिखना होगा क्या? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको लिख देना होगा, तेल या वसा से। तो ऐसे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देना होगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है IUPAC यहाँ पर नाम पूछा है। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित के IUPAC का नाम लिखिए। आप लोग पहले तो मुझे ये बताइएगा IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा भाई। ठीक है, अब क्या बताना है, IUPAC का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो उसका जो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये पहला है और ये सेकंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले IUPAC नामकरण होता है कैसे, आप ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक श्रृंखला जो भी दिया गया है, ठीक है, तो इसमें देखा जाता है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से ही काउंटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो 1 2 3, यदि यहाँ से गिनेंगे तो 1 2, दोनों साइड से हमें 2 ही पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कार्बन को गिन लीजिए, कितना कार्बन है, तो 1 2 3। तो जब 3 बार कार्बन होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसमें एन लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे क्या है, ये क्या बोलते हैं इससे, ऑक्सीजन जुड़ा है दूसरे पे ना, जैसे ये एक है तो ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो 2 लिख देंगे, 2 के बाद यहाँ पर ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल जो ग्रुप है वो है आपका पहले ही नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये हो गया, दूसरा कार्बन ये तीसरा हो गया। तो एक लिखेंगे पहले, एक क्या लिखेंगे उसके बाद क्या है, एक पे क्या है, ब्रोम, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, यानी एक ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन यानी एक ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका IUPAC का नामकरण आपको करना होगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं IUPAC नाम। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में हर साल आता है, कुछ न कुछ आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां में आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, यहाँ पर पूछा है समजाति श्रेणी, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना होगा क्या, कार्बनिक यौगिक वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, गण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका परिभाषा। इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया है क्या, मेथेनॉल, क्या बोला है, मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है CH3OH। ठीक है, क्योंकि CH3 को हम लोग मेथिल भी बोलते हैं, मेथिल समूह बोलते हैं, और OH जुड़ गया तो आल जुड़ जाता है ना, मेथेनॉल हो गया फिर। ठीक, दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल है भाई। तो यहाँ पर CH3CH2OH है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर इसको आप लिखना चाहें तो कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं C2H3O5 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हो गया। ठीक, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एथेनॉल को, ये भी एथेनॉल ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की संख्या मेथ एथ 2 है तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, तीसरे में एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है, प्रोपेनॉल। इसमें कार्बन की संख्या जो है 3 होनी चाहिए, तो 1 2 3 यानी मेथ एथ प्रोप हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 5 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, चलिए ये तो ठीक लिखा हुआ है वैसे तो। ठीक, तो आपको ये वाला उदाहरण आपको काफ़ी बेहतर तरीके से लिखना होगा। ठीक है, ताकि आप एग्जामिनर जो है आपका एग्जाम्पल और परिभाषा काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप इसे लिखे हैं, अच्छी हैंड राइटिंग होगी, तो आपका एग्जामिनर जो है नंबर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको पूरा दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस समजातीय श्रेणी के सदस्यों के गुण देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हमने हेडिंग करके पूरा लिखा हुआ है पहले। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समजाति श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित गुण। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा पूरा गुण बताया जा रहा है, मतलब कि समजाति श्रेणी में गुण क्या है, ठीक है, इनमें क्या क्वालिटी है। तो पहले गुण में लिखा गया है सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सामान्य सूत्र आप लोग यहाँ पर देखा ओएच ओएच करके इसमें सभी में लिख रहा था, ठीक है। और दूसरा में क्या है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में क्या जुड़ा था भाई, इस सॉरी CH3 होता है, CH3OH ये है जो ना, तो ये सभी में क्या है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन तीसरा वाला जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। ठीक है, CH2 का अंतर होता है प्रत्येक परमाणु में। ठीक है, अणुसूत्र इसका जो भी था, अणुसूत्र आपने अभी देखा है कि ये वाला था ना CH3OH, इसको बोलते हैं अणुसूत्र। ठीक, और चौथा में इसका गुण बताया जा रहा है यहाँ पर किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर अभी सदस्यों के समांतर गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके 4 महत्वपूर्ण जो है इसके गुण हो गया समजाति श्रेणी के। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 7वां नंबर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर मेंडलीफ के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना होगा क्या, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है इसका परिभाषा रहा। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ये सब आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, और ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तभी आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो भाई कन्फ्यूज़न हो सकता है भाई अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आई थिंक 16 फरवरी से है, 16 फरवरी से है ना। तो उसके लिए आप प्रिपेयर एकदम अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।